दोस्तों आज से तकरीबन 1 साल पहले आपने कुछ ऐसी वीडियोस ज़रूर देखी होंगी जहां पर राजस्थान के चूरू के अंदर भैंसाली गांव के अंदर अचानक से आग लग जाया करती थी और लोग बड़े भगवान को याद कर रहे थे कि भाई क्या प्रकोप है गांव के ऊपर। एकदम से कपड़ों में आग लग जाया करती, एकदम से रजाई गद्दे जो होते हैं उनमें आग लग जाया करती। ऐसा प्रकोप उस गाँव के अंदर मचा हुआ था, यहाँ तक कि पशुओं के बाड़े में भी अचानक से एकदम से आग लग जाती। जो बाहर के अधिकारी आते हैं वो भी जब चेक करते हैं तो एक बार तो उनके आगे भी अचानक आग प्रकट हो गई थी। बड़ा ऐसा मामला था दोस्तों। फिर गांव वालों ने सीसीटीवी कैमरा लगाया। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सीसीटीवी कैमरा भी जल जाता है और उस गांव के अंदर 3 लोगों की मौत हुई थी और बड़ी रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई थी। और पुलिस ने आग की गुत्थी को जब सुलझाया था लास्ट में, तो यहाँ पर एक नया चैप्टर खुलकर लोगों के सामने आया था। और क्या था वह नया चैप्टर, आप लोगों ने ये सारी खबरें देखी होंगी बिल्कुल, लेकिन वो चीज़ें अधूरी थी। वहाँ पर सिर्फ पत्रकार जब जा रहे थे तो बस यहीं तक बता रहे थे कि भाई यहाँ पर आग लग रही है, अपने आप जल जाता है। लोगों से पूछ रहे थे, लेकिन पता लास्ट में सब कुछ का किसी को नहीं था कि इसके पीछे का मामला क्या है, मैटर क्या है। आज मैं यहाँ पर पूरी घटना आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतो सुदेश चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना घटित होती है राजस्थान के चूरू के अंदर भैंसाली गांव पड़ता है। उस गांव के अंदर यह आग का मामला निकल कर आ रहा था। घरों में आग लग जाया करती थी। जहां पर गांव के अंदर एक भूप सिंह नाम का एक शख्स रहता है। उम्र उसकी 33 साल है। उसके घर में उसकी पत्नी मेनका, उम्र उसकी 29 साल। दादी है कस्तूरी जिसकी उम्र 82 साल है। दादा है हरि सिंह, उसकी भी उम्र 82 साल है। और इसकी पिता की मौत हो चुकी है। माँ है संतोष 50 साल की और 2 बच्चे हैं, एक तो गर्भित, एक अनुराग। अब दोस्तों यह भरा पूरा परिवार है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से रह रहे होते हैं। मगर 1 फरवरी 2024 को दादी कस्तूरी को खून की उल्टियां लगने लगती हैं सुबह 6 बजे। और जैसे ही उसकी खून की उल्टियां लगती हैं उसको हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर वह शोक सभा बनाई जाती है, भाई मृत्यु हो गई। अब दादी की मौत के तकरीबन 12 दिन के बाद ही उसी घर के अंदर भूप सिंह का बेटा, जिसका नाम होता है गर्भित 4 साल का, उसको उल्टियां लगती हैं और उसकी भी हॉस्पिटल ले जाने से पहले मौत हो जाती है और उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन के बाद बड़ा बेटा जिसका नाम होता है अनुराग, उसकी भी इसी तरह से मौत हो जाती है। खून की उल्टियां आती हैं और हॉस्पिटल ले जाने से पहले वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब ये सारी मौतें हो रही थी, अब ये सारी मौतें एक ही तरीके से हो रही थी, तो यहाँ पर एक शक बनता था। लेकिन दोस्तों इतने कुछ आगे बात बन पाती, इतने में ही यहाँ पर एक और कांड होने लगता है। दरअसल ये जो मौतें थी ये सामान्य मौतें नहीं लग रही थी और अब 29 फरवरी से उस घर में आग लगना शुरू हो जाती है। अपने आप अचानक से आग लग जाती है, बिना किसी के लगाए एकदम से प्रकट हो जाती है। अब तो दोस्तों यहाँ पर लोगों का दिमाग अब उस आग में लग जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एक ही घर में 3 मौतें हो चुकी थी और अब उस घर के अंदर आग लगना शुरू हो गई थी। अचानक से लगती थी बिना किसी के लगाए, और जो कपड़े टके हुए होते थे ना अलगनियों पर, तारों पर, उनमें लग जाया करती, बिस्तर में लग जाया करती। और गांव के तमाम लोग अब घबराने लगे थे। घबराने इसलिए लगे थे, उसी घर के अंदर 3 मौतें हो गई और अपने आप ऑटोमेटिक उस घर में आग लग जा रही थी। अब तो पुलिस को यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है। पहले तो सबसे पहले 3 जो मौतें थी वो संदिग्ध मामला पुलिस को लगता है और मामला दर्ज किया जाता है। भाई मौत हुई हैं और संदिग्ध मौतें हैं तो उनका मामला दर्ज पुलिस कर लेती है। उसके बाद जो गांव वाले होते हैं वो पानी के टैंकर लाकर खड़ा कर देते हैं। आग बुझाने वाली जो मशीन होती है, गाड़ी होती है फायर ब्रिगेड, उसको लाकर वहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है कि भाई आग लगेगी तुरंत उसको बुझा देंगे। पूरा इंतज़ाम यहाँ पर गांव वाले कर देते हैं।
तांत्रिक को भी बुलाते हैं कि भाई ये घर के अंदर हो क्या रहा है। 3 मौतें हो गई और खून की उल्टियाँ करते हैं लोग, और उसके बाद घर में अपने आप आग लग जा रही है। तांत्रिक अपना हवन यज्ञ जो भी जंतु मंत्रु करना होता वो करके वो भी चला जाता है, लेकिन मामला अभी भी बना हुआ था। अब गाँव वाले परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या मामला है, कैसा मामला है। फिर गांव वाले सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं उस घर के सामने और देखते हैं कि अब देखते हैं आग कैसे लगेगी, कौन लगाता है। अब दोस्तों सीसीटीवी जब लग जाता है तो घर में अब आग नहीं लगती है, लेकिन पशुओं का जो बाड़ा होता है वह सीसीटीवी की पहुंच से दूर था। अब उस पशुओं के बाड़े में आग लग जाती है, यानी कि जो भी यहाँ पर आग लगा रहा था या जो लग रही थी वह जानता था कि सीसीटीवी कैमरे के सामने यह काम नहीं करना है। अब उसके बाद दोस्तों फिर क्या होता है, 5 मार्च 2024 आती है। 5 मार्च 2024 को उस सीसीटीवी के अंदर भी आग लग जाती है। उसका जो डीडीआर होता है रिकॉर्डर, उसके अंदर आग लग जाती है, जिससे कि कोई सबूत ना रहे, यानी कि सब कुछ खराब हो जाए। अब दोस्तों घर में भी आग लगने लगी थी फिर दोबारा से। यह बहुत बड़ा गमगीन सा माहौल हो चुका था। गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ती, बहुत सारे देश के पत्रकार वहां पर पहुंच गए, पुलिस वहां पर चक्कर लगाती, बहुत बड़े बड़े आला अधिकारी उस गांव में ही घूम रहे थे अब तो कि ये हो क्या रहा है। कुछ तो अधिकारी भी यही कह रहे थे कि भाई गांव के अंदर इस घर के ऊपर किसी शैतानी साए का प्रकोप है, यानी कि अफसर भी ये बातें कह रहे थे कुछ। अब तो सीसीटीवी भी जल गया, उसके बाद फिर से घर में आग लगने लगती है। अब पुलिस को जो होता है घर वालों के ऊपर शक होने लगता है कि हो ना हो इस घर के सदस्य ही इस कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी बात, पुलिस को ये भी लगता है कि कहीं यह इस घर के मुखिया भूप सिंह की पत्नी मेनका के अफेयर का मामला तो नहीं है। पहले 3 लोगों की हत्या हो गई, बच्चे भी मर गए, सास भी मर गई और एक ही तरह से मरी है, और उसके बाद यहाँ पर आग लग जा रही है। आग लगाती हो चुपचाप, और कहीं उसके अफेयर तो नहीं चला हुआ कहीं। तो ये बहुत सारी आशंका होती है, लेकिन पुलिस सीधा तुरंत किसी को पकड़ भी नहीं सकती है। अब पुलिस यहाँ पर देखती है कि भाई जो डेड बॉडी यानी कि जो मृत लोग थे उनका पोस्टमार्टम अगर हो जाए तो फिर यहाँ पर मामला खुल जाएगा। लेकिन पोस्टमार्टम किसका करें, वो तो जल गए मरने वाले, लेकिन उनमें एक बच्चा था। और आपको पता है दोस्तों, बच्चों को जो छोटा बच्चा होता है 4 साल का, उसको जलाया नहीं जाता है, उसको दफन किया जाता है। पुलिस को एकदम से याद आता है और वो पूछती है पुलिस कि वो कहाँ दफन है, और फिर उस बच्चे को जो 4 साल का था, उस बच्चे को डीएम की इजाज़त लेकर के उस छोटे बच्चे की लाश को खुदवाया जाता है, जिसका नाम था यहाँ पर गर्भित, जो 4 साल का था। बच्चे की लाश को खुलवा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और बाकी जांच पड़ताल पुलिस अभी कर ही रही थी कि भाई मामला क्या है, कैसे निपटेगा। पूरा मीडिया, पूरी सोशल मीडिया और पूरे यूट्यूब चैनल्स और टीवी वाले चैनल सब उस गांव के अंदर दहल रहे थे। एक तरह से कदम सटे हुए थे लोगों के, इतनी भीड़ वहाँ पर थी। आप वीडियोज़ भी देखोगे तो आपको पता लगेगा। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे आती है तो इस केस को एक नया मोड़ मिलता है। नया मोड़ कैसे मिलता है, जो उस बच्चा है, उस बच्चे की मौत जहर खाने की वजह से हुई थी, और जहर का नाम था बारबीटूरेट जहर होता है। अब पुलिस के मन में यही विचार कि भाई बारबीटूरेट जहर के बारे में यहाँ पर किसको क्या पता। बारबीटूरेट जो जहर होता है बहुत ही अव्वल दर्जे का जहर होता है, जिसमें बहुत जल्दी इंसान की मौत हो जाती है। अब पुलिस के सामने यह भी चुनौती थी कि भाई ये जहर का नाम जानता कौन होगा गांव के अंदर तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते। अब पुलिस जैसे जांच पड़ताल करती है तो अब पुलिस को एक चीज़ और मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि इस घर का जो मुखिया है भूप सिंह, उसकी मेडिकल की दुकान रही थी कभी पहले, और अब उसने उस मेडिकल की दुकान को किसी और को किराए पर दे रखा है। तो अब यहाँ पर बारबीटूरेट जहर जिस घर के अंदर लोगों को दिया जा रहा था, उसी घर का मुखिया जिसका नाम भूप सिंह, वो मेडिकल का अच्छा जानकार था, दवाइयों का, जहर का, इन चीज़ों का। अब तो पुलिस का शक इस भूप सिंह के ऊपर हो जाता है। और दोस्तों अब शक के चलते हुए इस पति को, भूप सिंह को, और इसकी पत्नी को इस शक के ऊपर कि कहीं इसका अफेयर ना हो किसी से, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब दोस्तों इनकी अच्छी तरह से सुताई की जाती है कि बताओ तुमने क्या किया है, क्योंकि अब तक पूरे गांव में यही माना जा रहा था कोई भूत प्रेत का साया है गांव के अंदर, या फिर कोई चुड़ैल, कोई बुरी आत्मा का साया है। लेकिन अब दोस्तों बुरी आत्मा यहाँ पर निकलने वाली थी।
अब जैसे उनकी सुताई की जाती है तो पत्नी का तो कोई कसूर निकलता नहीं है, लेकिन जो यह पति था घर का मालिक भूप सिंह, यह राज खोलता है, कहता है कि ये सारा कांड मैंने किया है। पुलिस पूछती है तुमने क्यों किया है और कैसे कैसे किया है, हमें पूरी तरह से डिटेल में बताओ। तो भूप सिंह बताता है, दोस्तों जो ये भूप सिंह है ये पहले इंटरव्यू भी दे रहा था कि पता नहीं भगवान जाने और गांव वाले बहुत साथ दे रहे हैं हमारा, और जबकि कर्मकांड करने वाला यह खुद था। अब भूप सिंह बताता है यहाँ पर कि उसको अपनी पत्नी के ऊपर शक था, यानी कि उसकी पत्नी है वो गैर चलन है, और वह बताता है कि उसके जो बेटे हैं 2 वो पत्नी ने किसी और से पैदा किए हैं, वो उसके नहीं हैं। तो इस तरह का उसको शक था। वह अपने बेटों को रास्ते से हटाना चाहता था और बार बार अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। तो अपनी पत्नी से उसका झगड़ा हुआ था, झगड़े में दोनों तरफ से गालियां गलौज चली थी। अब जो पति होता है वह अब इन बच्चों को ही रास्ते से हटाना चाहता है, लेकिन झगड़े के तुरंत बाद अगर बच्चे की मौत होती है तो पत्नी को शक हो सकता है। इसलिए उसने चाल चली, अपनी जो 80 साल की बूढ़ी दादी थी कस्तूरी, उसको खांसी की दवाई में बर्बिटूरेट जहर मिला करके उसने पिला दिया, और फिर दोस्तों उस दादी की तुरंत ही मौत हो जाती है। खून की उल्टियाँ लगने पर हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाती है। तो अब सारे गांव के लोग उसके जो 12 बावन होते हैं, यानी कि बैठते हैं और उसकी शोक सभा जमाई जाती है, उसमें लग जाते हैं। और उसके 12 दिन के बाद दोस्तों फिर छोटे बेटे गर्वित को ही है उसी खांसी की दवाई में बर्बिटूरेट जहर मिलाकर पिलाता है कि देखो थोड़ा खांसी है तुम्हें, ये पी लो। फिर बेटे की मौत हो जाती है, चुपचाप पिलाता है उसको, माँ को नहीं पता लगने देता है उसकी को। उसके बाद दोस्तों 15 दिन के बाद बड़े बेटे अनुराग को यह खांसी की दवाई में ही जहर को मिलाकर पिला देता है, बर्बिटूरेट जहर को। अब तो दोस्तों इस तरह से इसने इस घटनाओं को अंजाम दिया था, घटनाओं को। और उसके बाद बताता है कि अब जिससे कि यह मामला और ज़्यादा ना बढ़े, मेरे ऊपर कोई शक ना करे, फिर इसने दूसरा एक पैंतरा अपनाया। एक घर के अंदर ये आग लगा दिया करता, जिससे कि लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए। हमारे घर में 3 मौतें जो हुई हैं उनके बारे में ज़्यादा विचार ना करें, और लोग समझें कि इस घर के ऊपर ही बुरी आत्मा का साया है। कोई ऐसा ड्रामा भी रचना चाहिए। फिर दोस्तों यह इस मामले को जादू टोने से जोड़ने का फैसला लेता है, और सोडियम का इसको पता था, तो सोडियम से आग लगनी चालू कर देता। आग लगानी सोडियम बिना दिखने वाला पदार्थ होता है, और उसको जहाँ पर छिड़क देता वहीं पर आग लग जाया करती। इसी तरह से अब ये सारे घर में आग लगा दिया करता। लोगों को लगता कि ये तो अपने आप आग लगी है। इस तरह का ड्रामा पूरा रच दिया था। गांव वालों ने जब सीसीटीवी कैमरा लगाया था तो सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर यानी कि रिकॉर्डर जो होता है उसमें भी ये सोडियम छिड़क कर आग लगा देता है। गाँव वाले समझते हैं कि यार सीसीटीवी कैमरा भी जल गया। अब पत्नी के ऊपर शक था उसके चरित्र पर, लेकिन पत्नी सही थी, उसका कोई चरित्र खराब नहीं था, और जो बच्चे थे वो इसी के थे। तो यहाँ पर दोस्तों ये अकेला भूप सिंह दोषी निकलता है। अब इसने अपने दादी और अपने 2 बेटों को मार ही दिया था, और ऊपर से पूरा ड्रामा रच दिया था घर के अंदर। अब पुलिस इसको पकड़ती है और इसको जेल में डाल दिया जाता है। एक ऐसा इंसान, जब गाँव के अंदर बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल वाले, मीडिया वाले आ रहे थे, तो इसका भी इंटरव्यू ले रहे थे, भूप सिंह का भी बड़ा सीधा साधा बन के ऐसे इंटरव्यू दे रहा था कि भाई हमारे ऊपर किसी बुरी आत्मा का प्रकोप हो गया है इस गांव के अंदर। यूट्यूब चैनल वाले कह रहे थे कि आपको किसी ने मदद की है, तो कहता है कि पूरा गांव मेरी मदद कर रहा है। तो कातिल की मदद हो रही थी, अनजाने में हो रही थी, और इसको बड़े प्यार से रखा जा रहा था कि भाई इसके बच्चों की मौत हो गई, इसके घर पर तो कोई साया है, आग लग जाती है अपने आप। लेकिन किसी को क्या पता था कि मास्टरमाइंड ही ये है, सारे कृत्य को करने वाला आदमी है ही ये। तो इस तरह से दोस्तों इस केस का खुलासा होता है, और जिसमें एक इंसान के सातिराना दिमाग के बारे में पता लगता है कि कोई इंसान कितना दिमाग चला सकता है। दोनों बच्चे निर्दोष थे, दादी बिल्कुल निर्दोष थी, उसको इनकी लड़ाई से भी कोई लेना देना नहीं था, उसको निर्दोष मार दिया सिर्फ ये जताने के लिए कि दादी मरेगी और उसके बाद बच्चे मरेंगे तो किसी को शक नहीं होगा कि मैंने ये कांड कर दिया। तो इस तरह से यह मामला हुआ था। एक बात यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ अंत में, किसी को भी ये लगे कि भाई ये बच्चे मेरे नहीं हैं, तो भैया डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया चलाई हुई है, एकदम से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। क्यों ये खून खराबे करते हो? थोड़ा सा खर्चा आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, डीएनए करवा लिया करें अगर ऐसा ही शक है तो।
क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। इससे पहले एक और कहानी मैंने बनाई थी तिरछी बात के लिए, वहाँ पर भी लड़का गोरा पैदा हुआ था, माँ बाप काले थे, तो पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी कि ये बच्चा मेरा नहीं है, किसी और से करवा कर लाई है। तो डीएनए प्रक्रिया भी तो है, चलाई हुई है सरकार ने, सारी सुविधाएं हैं, थोड़ा पैसा लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे हत्याकांड होने से तो बचाओ भाई, डीएनए का सहारा लो, अगर ऐसा शक है तो, और उससे पता लगाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह का कांड, दोनों ही जो कहानियाँ मैंने आज बनाई हैं, दोनों में पत्नियाँ निर्दोष थी और पतियों ने इस तरह के कांड यहाँ पर कर डाले थे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं दिल और जान से। हमारे साथ हैं रेशमा खान, कमेंट करती हैं, भीमदत्त जोशी हैं, ताजिम कुरैशी हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। यशवंत सिंह कमेंट करते हैं, सलीम खान कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद मुकेश कुमार कमेंट करते हैं, धन्यवाद भाई मुकेश कुमार मीना, अंगदपुर धौलपुर राजस्थान से हैं। हरिओम हरी, आप बहुत खूब काम कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद मेहंदी हसन कमेंट करते हैं, और जी सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, सीताराम कुशवाहा हैं, रजत सैनी हैं, ऋतिक कुमार, जितेंद्र वर्मा हैं, चेतन मकवाना और के पूर्णा पुत्र कमेंट करते हैं, पोलू राम कमेंट करते हैं, और राकेश सिंह कमेंट करते हैं, वे देवाराम चौधरी कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, ललित कुमार देवांगन हैं, त्रिलोक कुमार हैं, और दौलत सिंह भाटी कमेंट करते हैं, राम शब्द राम जी, रेशमा खान दोबारा से हैं, हरिओम हरी कमेंट करते हैं, भीम कसारे कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, संजीव कुमार नेपाल से कमेंट करते हैं, भाई साहब आप कहानी को ऐसे उतार देते हैं जैसे पूर्णिमा की रात मेहंदी की साफ जल में चंद्रमा उतर जाता हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संजीव भाई का। कहने का मतलब ये है कि आप कहानी को इतने रियलिस्टिक तरीके से बता देते हैं जैसे पूर्णिमा को रात मेहंदी की साफ जल में चंद्रमा उतर जाती है, यानी कि जैसे पूर्णिमा की रात जो चंद्रमा की परछाई होती है साफ साफ जल के अंदर दिखती है, शायद कुछ ऐसा ही होगा। तो संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इतना सपोर्ट करने के लिए। आकाश पाल हैं, संजीव कुमार नेपाल से दोबारा से, चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं, पान सिंह भाई कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, आराध्या नंदिनी कमेंट करती हैं, माँ बाप को भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए था जी, बिल्कुल। आकाश पाल हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, और उसके बाद सुशील चौधरी हमारा भाई लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।